हेलो गाइस। आज हम कक्षा 10वीं का पाठ 8 कन्यादान इस कविता का सरलार्थ करेंगे। इसके कवि ऋतुराज हैं और ऋतुराज का जीवन परिचय हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम इस कविता के सरलार्थ करेंगे। इससे पहले कि हम सरलार्थ शुरू करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को दबाइए, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिल सकें। आइए शुरू करते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते समय, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। देखिए बेटा, प्रस्तुत काव्यांश जो है वो हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज की कविता कन्यादान से लिया गया है। इसके कवि राजस्थान के कवि ऋतुराज हैं। प्रस्तुत कविता में एक माँ जो है वो अपनी बेटी को परंपरागत आदर्शों से हटकर शिक्षा प्रदान करती है। वैसे तो माएँ होती हैं ना, बेटियों को यही समझाती हैं सबकी आज्ञा का पालन करना, अगर कोई वो दो बात कहें तो सुन लेना। लेकिन ये माँ जो है उनसे हटकर शिक्षा प्रदान करती है। यहाँ माँ की जो चिंतन स्थिति है बेटी के बारे में, उसका वर्णन किया गया है। तो कवि क्या कहते हैं? कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते समय। कि जब माँ लड़की का कन्यादान कर रही थी तो उसका जो दुख था वो प्रामाणिक यानी कि वास्तविक दुख था। वह सचमुच ही बहुत दुखी थी। ठीक है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। किस लिए दुखी थी? क्योंकि ऐसा लग रहा था मानो यह लड़की ही उसकी एकमात्र पूंजी थी। देखो बेटा, बेटियां जो होती हैं वो माँ के लिए उनकी पूंजी के बराबर होती हैं, उनका सहारा होती हैं, जिसके साथ वो अपने सुख दुख बांट सकती हैं। इसी प्रकार इस माँ को भी बहुत ही दुख हो रहा था, क्योंकि अपनी वो एकमात्र बेटी को, जिसके साथ वो सारे सुख दुख बांटती थी, उसे ही दान में दे रही थी। आगे क्या कहते हैं? लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। क्या कहते हैं कवि? कि जो उसकी लड़की थी वो बहुत ही भोली भाली और सरल स्वभाव की थी, अभी बहुत ज़्यादा समझदार वो नहीं हुई थी। उसने अभी मतलब कि उसे संसार के बारे में इतना नहीं पता था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। वो इतनी भोली और सरल थी कि वो संसार के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानती थी। उसे मतलब कि संसार का स्वार्थी स्वरूप तो उसने कभी देखा ही नहीं था। सभी उसे सुख का आभास तो होता था, मतलब उसे सुख की बात, सुख का तो मतलब उसे एहसास हो जाता था कि सुख किसे कहते हैं, लेकिन दुख के मामले में वो अभी अनजान थी। उसे दुखों का कोई ज्ञान नहीं था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अब इधर क्या था? पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, मीन्स धुंधला प्रकाश। उस विवाह के बारे में जो उसके सपने थे, उसे केवल उस प्रकाश का एहसास ही था, उसके धुंधले प्रकाश का एहसास था। यानी विवाह के बाद क्या होता है वो अच्छी तरह नहीं जानती थी। उसकी अच्छी अच्छी बातें तो उसे याद थी, जैसे विवाह के बाद उपहार मिलते हैं, सभी बहुत तारीफ करते हैं, सिर्फ यही बातें उसे पता थी। लेकिन जो दुख हो सकते हैं विवाह के बाद, उनके बारे में वो नहीं जानती थी। मतलब पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, वह तुकों और लय में बंधी काव्य पंक्तियों को पढ़ना जानती थी, लेकिन काव्य के आशय को नहीं जानती थी। काव्य को पढ़ सकती थी भली भांति, लेकिन उसका मतलब क्या निकलता है वो नहीं जानती थी। यानी विवाह विवाह बस उसे पता था कि विवाह क्या है, लेकिन विवाह का असली मतलब उसे नहीं पता था। मतलब यह है कि माँ की बेटी जो थी विवाह के बाहरी ताम झाम को ही जानती थी, लेकिन उसके अंदर के यथार्थ को वो नहीं जानती थी, उसके अंदर की सच्चाई को वो नहीं जानती थी। वो केवल काल्पनिक सुखों में ही जी रही थी। तो इसका विशेष क्या होगा? यहाँ कवि ने नारी जीवन के यथार्थ का वर्णन किया है, बहुत ही संवेदनशील वर्णन किया है। कवि ये स्पष्ट करता है कि नारी का सारा जीवन परंपरागत जीवन के बंधनों में
जकड़ा रहता है। और यहाँ पर कवि ने संस्कृत निष्ठ हिंदी साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया है। और अंतिम पूंजी, मानो उसकी अंतिम पूंजी इधर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। और इस संपूर्ण पद में प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट पहले देखते हैं। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आगे माँ अपनी बेटी को समझाते हुए क्या कहती है कि हे बेटी, तुम अपने शरीर की कोमलता और सुंदरता को देखकर अपने आप पर प्रसन्न मत होना। पानी में झांकना मीन्स ऐसा नहीं है कि पानी में अपनी परछाई देखकर, मीन्स अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे या दर्पण में तुम अपने खुद को देखो तो अपने सौंदर्य पर खुद ही प्रसन्न मत होना। दर्पण में अपने सौंदर्य को देखकर खुश होने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये है कि ससुराल में लोग तो जाके उसकी सुंदरता की तारीफ करेंगे ही, लेकिन उसे उनकी बातों में नहीं आना। क्यों? क्योंकि यही बात उसके लिए बंधन का कारण बन सकती है। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। आगे माँ अपनी बेटी को क्या समझाती है कि हे बेटी, तुम आग से बच कर रहना। ठीक है, ये आग सिर्फ रोटियां पकाने के लिए है, जल कर मरने के लिए नहीं है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तुझे ससुराल से जो वस्त्र और गहने मिलेंगे उसके धोखे में मत रहना, क्योंकि ये गहने तुम्हें घर गृहस्थी से बांध देंगे। ठीक है, मतलब क्या है बेटा कि देखो अक्सर लड़कियां क्या होती हैं, ससुराल में सुंदर कपड़ों और गहनों को पाकर ये सोचती हैं कि ससुराल के लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, और अगर इसी प्यार की आड़ में वो उसे तीखी बात कहते हैं, छोटे मोटे जुल्म करते हैं, वो सहती जाती है। फिर क्या होता है, यही छोटे छोटे जुल्म कई बार बड़े जुल्म बन जाते हैं आगे जाकर। ठीक है ना। लेकिन सच्चाई तो ये होती है, ये जो गहने उसे शुरू में मिलते हैं और ये वस्त्र उपहार स्वरूप मिलते हैं, ये वास्तव में उसकी बेड़ियां होती हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, घर के लोग धीरे धीरे उस पर शासन करना शुरू कर देते हैं और उसको नौकरों की तरह घर के काम करवाते हैं। देखो लड़की है, घर का काम करना पड़ेगा, बहू है उस घर की, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उस पर शासन किया जाए। सभी लोगों का हक है काम करने का, खाली उसका दायित्व नहीं है। ठीक है, अंत में माँ बेटी को सलाह देती हुई क्या कहती है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अंत में माँ अपनी बेटी को कहती है कि तू मन से लड़की के समान भोली भाली और निश्चल बनी रहना। यानी एक लड़की के अंदर जो सेवा भाव होता है उसे बनाए रखना, सबकी सेवा करना। लेकिन अगर ससुराल के लोग तुम्हें तंग करते हैं या तुम पर कोई जुल्म करते हैं तो उस वक्त तुम्हें लड़की नहीं बने रहना है, बल्कि लड़कों की तरह मजबूत होकर उसका सामना करना है। अगर तुम ऐसे ही भोली भाली बनी रहोगी तो वो तुम्हारा शोषण करते रहेंगे। विशेष देखिए, यहाँ कवि ने नारी जीवन के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ये स्पष्ट किया है कि वस्त्र और आभूषण जो होते हैं वो नारी के लिए और सौंदर्य की प्रशंसा नारी के लिए बंधन मात्र हैं। सहज, सरल और साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है और इस पूरे पद्य में उपमा और विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास कहाँ दिखाई देता है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई ना देना, तो ये इधर विरोधाभास है। इन अलंकारों का प्रयोग हुआ है। पानी में झांकना, रोटियां सेकना, लड़की होना, ये सांकेतिक प्रयोग हैं। तो आपकी बेटा ये पोएम यहीं समाप्त होती है। ओके, बाय।